लिखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो काफी हद तक बात वैसी ही है जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस भी हैं, उनको भी हम लोग समझते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? फिर से बात वैसी है कि जैसे किसी रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। मैग्नेटिक फील्ड को किसी रीजन में कुछ डायग्राम यानी कि कुछ लाइंस के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का है। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इमेजिनरी लाइंस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। वही इमेजिनरी लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कोई रियल लाइन नहीं होती है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी इमेजिनरी ही लाइंस है। ठीक है, तो सबसे पहली बात लिखिएगा क्या कि इट इज एन इमेजिनरी लाइंस, it is an imaginary lines which gives a diagrammatic representation of magnetic field इन अ रीजन। जो क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन किसी रीजन में। ठीक है, हाँ बिल्कुल, डेफिनेशन हम लोग उसी तरीके से डिफाइन ही कर रहे हैं। सुनिएगा डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन बिल्कुल वही बात है कि ये वो इमेजिनरी लाइन या कर्व है जिस लाइन या कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप यदि एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है y, तो पॉइंट x पर यदि हम लोग क्या ड्रॉ कर दें? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये ड्रॉन टेंजेंट पॉइंट x पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यदि y पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये y पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, मतलब कि पॉइंट x पर मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, पॉइंट y पर मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि इट इज दैट लाइन और कर्व टेंजेंट टू विच at any point gives direction of magnetic field at that point. Properties of magnetic फील्ड लाइंस। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये ओरिजिनेट यानी कि स्टार्ट हमेशा हमेशा किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, और ये टर्मिनेट कहां होगी? तो नॉर्थ पोल से निकलने वाली जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट पर टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा कि इट टर्मिनेट्स एट साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे ये लेट से हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट, ये क्या है? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का ये पोल है नॉर्थ पोल, ये पोल है साउथ पोल। तो आप नॉर्थ पोल से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाएंगे, और ये जो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली है ये क्या ढूंढ रही है? ये ढूंढ रही है साउथ पोल।
तो यदि आस पड़ोस में कोई दूसरा मैग्नेट है जिसके साउथ पोल में ये टर्मिनेट हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूमकर अपने साउथ पोल में तो आ ही सकती है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कहां से कहां ट्रैवल कर रही है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड दी मैग्नेट, आउटसाइड दी मैग्नेट मतलब मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल कर रही है। लेकिन यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड दी मैग्नेट यानी मैग्नेट के अंदर, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती हुई दिखाई जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किस मामले में डिफरेंट है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता था, मतलब स्टैटिक चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, हाँ हाँ, तो नेक्स्ट ये लिख लीजिएगा कि इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप, इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, चौथी बात बताइए, क्या कभी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है? क्या कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है? नहीं, कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आने लग जाएगा एक ही पॉइंट पर, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा लिखिएगा कि नो टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन एवर इंटरसेक्ट। ठीक है, क्योंकि यदि वो इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और बात आप लिख सकते हैं, वो ये है प्रॉपर्टी नंबर 5 कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर ट्रांसवर्सली and contract longitudinally मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, मतलब लेंथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल करती है। ठीक है, मतलब बार मैग्नेट के बारे में थोड़ी बहुत एक दो बेसिक बातें कर लेते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि बार शेप का कोई मैग्नेट होगा, उसी को बार मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, मतलब सिंपली मैं यदि रिप्रेजेंट करूं तो ये बार मैग्नेट मैं इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, आपको ये पता है कि ये बार मैग्नेट के एक एंड का नाम हम लोग नॉर्थ पोल रख देते हैं, तो दूसरे एंड का नाम हमें साउथ पोल रखना होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। चलिए उसी प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहली बात जैसा मैं बता रहा था लास्ट क्लास में भी कि ये यदि एक बार मैग्नेट है और इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, मतलब एक धागे से बांध के ऐसे छत से लटका दें, मतलब ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री टू रोटेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री टू रोटेट है, तो ये बार मैग्नेट हर बार अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है पूरे अर्थ के ऊपर, कहीं पर भी, कहीं पर भी। ठीक है, तो ऐसा है कि ये आपका है बार मैग्नेट और इस बार मैग्नेट को यहां से आपने ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, फ्रीली ऐसे छत से। तो बार मैग्नेट का एक एंड हमेशा अपने आप को ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अलाइन कर लेता है। तो जो एंड अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाता है उसे ही हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक है, और वो एंड जो अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ जाता है उसे ही हम लोग मैग्नेट का साउथ पोल बोलते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ होता है तो दूसरा एंड साउथ होता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, दिस इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये पूरे अर्थ के सरफेस पर, सिर्फ अर्थ के ही सरफेस पर दिखाई देता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या, सेकेंड पॉइंट, ये आपको पता ही होगा कि जो दो सिमिलर पोल्स होंगे वो दो सिमिलर पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये जैसे हमारे पास एक साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, तो ये जो दो साउथ पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करता है। वेयर एज जो अपोजिट नेचर के पोल्स होंगे, अपोजिट नेचर के जो पोल्स होंगे वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, ठीक है। तो सिमिलर पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात। नेक्स्ट इसकी एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऐसा है कि ये जैसे हमारे पास बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इस बार मैग्नेट के आस पड़ोस में हम लोग कुछ फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि कोबाल्ट हो गया या आयरन हो गया या निकल हो गया, उसके छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स हम लोग लेकर आते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स अपने आप को इस बार मैग्नेट के आस पड़ोस में ऐसे अलाइन कर लेते हैं, ऐसे। मतलब कि ये बार मैग्नेट कैपेबल है, फेरोमैग्नेटिक बॉडीज। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। ये एक बार के लिए मान लीजिए ये क्या है, तो ये आपका कोबाल्ट हो सकता है या आयरन हो सकता है या निकल हो सकता है, ठीक है। तो ये कोबाल्ट, आयरन या निकल के छोटे मोटे पीसेस को अपने अराउंड इस तरीके से ऐसे अलाइन कर लेता है, चिपका लेता है, ठीक। चलिए लास्ट आखिरी बात ये है कि ये हमारे पास ऐसे एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल। तो यदि आप इस बार मैग्नेट को ऐसे बीच से एक बार के लिए कट कर दें, बार मैग्नेट को ऐसे बीच से एक बार के लिए कट कर दें, तो ये साउथ पोल तो ठीक है, यहां एक नया नॉर्थ पोल बन जाता है, और ये वाला नॉर्थ पोल तो ठीक है, यहां एक नया साउथ पोल बन जाता है। यदि आप इसे फिर से ऐसे तोड़ दें तो ये साउथ पोल तो ठीक है, यहां फिर से नया नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी, मोनो मतलब एक सिंगल पोल, या तो साउथ या नहीं तो नॉर्थ, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। मैग्नेट जब भी एग्जिस्ट करेगा तो वो बाईपोल में ही एग्जिस्ट करेगा। इस बात को मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं कि जैसे ये ऐसे इसको तोड़ते 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 सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट एंटिटी आपको मिलेगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। इसको कहां तक तोड़ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि वो एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर नहीं था, ऑब्वियसली रेस्ट पर हो भी नहीं सकता है, रेस्ट पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कहां से। तो वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था, कुछ इस तरीके से भाग रहा था कि जैसे उसके मोशन की वजह से एक इक्विवेलेंट करंट कैरिंग लूप बन रहा था। आप तो ऐसा मान लीजिए क्या बन रहा था, एक करंट कैरिंग लूप। और वो करंट कैरिंग लूप ऐसा बन रहा था कि इस सेंस में कुछ करंट आ रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मोशन उससे अपोजिट दिशा में होगा। तो ऐसा करंट कैरिंग लूप एक इलेक्ट्रॉन का मोशन बना रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही थी और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर दूसरी साइड टर्मिनेट कर रही थी, अंदर जा रही थी। तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर चली जाती है उसे साउथ पोल बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक सिंगल, एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन किसी लूप में हुआ तो एक साइड से फील्ड लाइन बाहर आई, वही फील्ड लाइन दूसरी साइड अंदर टर्मिनेट कर गई, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ दो चार बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट के बारे में, ठीक है। तो किसी मैग्नेट के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ हम लोग स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं या QM से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ सिंपली मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई एक मैग्नेट है आपके पास और उस मैग्नेट के लिए पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर है, तो इसका बस इतना सा मतलब है कि पोल स्ट्रेंथ हायर होने की वजह से वो अपने आस पड़ोस में एक तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़िया क्रिएट करेगा।
और यदि किसी मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ छोटा है, स्मॉलर वैल्यू का है, तो उसके आस पड़ोस में बनने वाला जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो वीकर होगा, कमजोर होगा। समझ रहे हैं? इसको आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास जो टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज था ना, चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का इक्विवेलेंट एक टर्म मैग्नेटिज्म में हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोल स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी मैं ये वाली बात बोल सकता हूं ना कि चार्ज बड़ा, इसका मतलब क्या? मतलब आस पड़ोस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। तो वैसे ही पोल स्ट्रेंथ ज्यादा, वैसे ही पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट यदि ज्यादा, तो इसका मतलब क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ज्यादा। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट यदि कम, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी कम। बस इतनी सी बात है। तो जैसे चार्जेस दो टाइप के होते थे, क्या पोल स्ट्रेंथ भी दो टाइप के होंगे? जी हाँ, बिल्कुल, पोल स्ट्रेंथ भी दो टाइप के होते हैं। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो नॉर्थ पोल होगा, तो नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ हम लोग प्लस एम से डिनोट करेंगे या प्लस क्यू एम से डिनोट करेंगे। कुछ बुक में सिर्फ स्मॉल एम लिखते हैं, कुछ बुक्स में स्मॉल क्यू नीचे एम लिख देंगे। ठीक है, और दूसरे टाइप का जो पोल है वो है हमारा साउथ पोल। तो साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस एम या माइनस क्यू एम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चार्ज के जैसा ही ये पोल स्ट्रेंथ भी आपका एक स्केलर टर्म है, और इसके लिए जो SI यूनिट है वो SI यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा, SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर। हाँ, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन किया था, याद है ना? नहीं याद है तो आइए मैं याद दिला देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैट में हमारे पास क्या होता था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था जिसमें एक एंड पर एक माइनस क्यू चार्ज, दूसरे एंड पर एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है, लेट से L। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू L होता था, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ होती थी। ठीक उसी तरीके से ये कोई एक मैग्नेट है, जिस मैग्नेट का ये साउथ एंड है और ये नॉर्थ एंड है। साउथ वाले एंड का जो पोल स्ट्रेंथ है वो माइनस एम है, तो नॉर्थ वाले एंड का पोल स्ट्रेंथ प्लस एम होगा। और इस मैग्नेट की जो लेंथ है वो लेंथ है लेट से L। मैग्नेट की लेंथ कितनी है? L इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ये ठीक है, L क्या है? लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो ठीक उसी तरीके से इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हम लोग डिफाइन करेंगे, यदि मैं सीधा वेक्टर एक्सप्रेशन ही लिखूं, तो इस साउथ से नॉर्थ की तरफ एक वेक्टर मान लेते हैं, और ये वेक्टर है L वेक्टर। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने वाला वेक्टर क्या है? L वेक्टर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा पॉजिटिव वाला तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विथ L वेक्टर, पॉजिटिव वाला तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विथ L वेक्टर। यानी यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है तो मैग्नीट्यूड इज पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। जैसे उधर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम था, तो चार्ज को रिप्लेस किया है किससे? पोल स्ट्रेंथ से बस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बदल गया है किसमें? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में। ठीक है, हाँ भाई, क्या होगा इसके लिए SI यूनिट? तो SI यूनिट इसके लिए होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? यस, ऑब्वियसली ये एक वेक्टर टर्म है, जिसके लिए जो SI यूनिट है, सॉरी SI यूनिट तो लिख ही लिया, इसके लिए डायरेक्शन कहाँ है? तो डायरेक्शन है या तो आप साउथ से नॉर्थ बोल दीजिए, या नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ से पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ बोल दीजिए। ठीक है, हाँ
अलोंग एल वेक्टर, इसीलिए एल वेक्टर मैंने साउथ से नॉर्थ की तरफ डिफाइन किया है। ठीक है भाई, ओके। लेकिन इसमें एक बात और है, वो भी सुनिएगा, इसको ऐसे नोट बना के लिख लीजिएगा कि ये जो पोल स्ट्रेंथ यदि आपको किसी मैग्नेट में रिप्रेजेंट करना है ना, कि ये मैं एक बार के लिए बोलूं कि ये मैग्नेट का साउथ पोल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है, तो साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट के एज से थोड़ा अंदर होता है। सिमिलरली नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है उसको यदि रिप्रेजेंट करना है कि एक पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे पोल स्ट्रेंथ है, तो वो बिल्कुल मैग्नेट के एंड पे नहीं बल्कि एंड से थोड़ा सा अंदर होता है। तो ये यहां पर मैंने लिख दिया -m, यहां पर लिख दिया मैंने +m। यदि इस मैग्नेट की लेंथ l है तो इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का सेपरेशन 0.84 टाइम्स ऑफ l होता है, और इस 0.84 l को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ये ठीक है? क्या नाम देंगे इसका? मैग्नेटिक लेंथ। तो इस मैग्नेटिक लेंथ के हिसाब से यदि आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखना है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी +m इंटू 0.84 टाइम्स ऑफ l। ठीक है, यानी कि दिस इज 0.84 टाइम्स ऑफ ml। ये l वेक्टर अभी इधर ही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेटिक लेंथ कंसीडर करके यदि डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं तो जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है उसका 0.84 टाइम्स ही होगा। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक मोनोपोल के बारे में। ठीक है, किसी मोनोपोल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कितनी होती है, सुनिएगा। देखिए, जैसे ऐसा है कि ये यहां पर हमारे पास एक मैग्नेटिक मोनोपोल है, मतलब मोनोपोल ऐसे एग्जिस्ट तो नहीं करता है, मतलब होगा इसके साथ, जैसे यहां पर मैंने नॉर्थ पोल दिखा रखा है तो कहीं ना कहीं साउथ पोल भी होगा इसका। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ है +m। हमें सिर्फ इस पोल स्ट्रेंथ की वजह से इधर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना है। ओके, ये क्या है? नॉर्थ पोल, पोल स्ट्रेंथ कितना? +m। पॉइंट P और पोल स्ट्रेंथ के बीच का सेपरेशन r। तो इस आइसोलेटेड पोल की वजह से पॉइंट P पर बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ होगा। और दूसरी बात, इनवर्स स्क्वायर लॉ तो फॉलो करेगा ही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन होगा। इन दोनों बातों को समराइज करके हम लोग ये बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो k टाइम्स ऑफ m/r² है, वेयर k इज अ कांस्टेंट। यही कांस्टेंट k आपका म्यू0 अपॉन 4π होता है, जिसको अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे बायोट-सावर्ट लॉ वगैरह में। ठीक है, म्यू0 क्या है? तो म्यू0 परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम बोल लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लिख लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड किसी एक सिंगल मोनोपोल की वजह से म्यू0/4π m/r² के बराबर होता है। ठीक है ना? म्यू0 परमियाबिलिटी है, म्यू0 अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁻⁷ एक और यूनिट होता है इसका, दैट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू0 की वैल्यू कितनी है? 4π इंटू 10⁻⁻⁷ 4π इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, सुनिएगा, यदि इसी चीज को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, तो ये हो गया हमारा पोल स्ट्रेंथ +m। इधर से इधर इस पॉइंट P की तरफ आता हुआ एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज r वेक्टर। ये जो r वेक्टर है, इस r वेक्टर का टेल कहां पर है? तो इस r वेक्टर का टेल एट +m है, और इसका हेड कहां पर है? तो हेड है एट पॉइंट P। ठीक है, तो वेक्टर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर एक्सप्रेशन सिंपली, ये तो मैग्नीट्यूड हो ही गया म्यू0 अपॉन 4π m/r²। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए अपने इस एक्सप्रेशन को r कैप से मल्टीप्लाई कर दें। भाई r वेक्टर ऐसा है, ठीक है ना? r वेक्टर कैसा है? ऐसा। तो इस एक्सप्रेशन को r कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। r कैप क्या है? r कैप यूनिट वेक्टर है r की दिशा में, r वेक्टर के लॉन्ग। r कैप क्या होगा? r कैप होगा r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू0/4π m/r³ इंटू r वेक्टर। ठीक है, दिस इज वेक्टर एक्सप्रेशन, जहां पर पोल स्ट्रेंथ को साइन के साथ लिखना मस्ट है।
पोल स्ट्रेंथ को कैसा लिखना है, साइन के साथ लिखना है। यदि पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे दूर जाती हुई यानी कि आर वेक्टर की तरफ होगी, और यदि पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड आर वेक्टर से अपोजिट होगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? सिंपल शब्दों में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर जाएगा, मतलब इस नॉर्थ की वजह से बनने वाली फील्ड लाइन कैसी होगी, ऐसी। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसा ही तो होगा, और यदि यही साउथ पोल होता तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ होती। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये यदि आपके पास एक नॉर्थ पोल है, ये क्या है, एक नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, तो यदि नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो इससे रेडियली आउटवर्ड दिशा में होगी। ठीक है, ऐसे दूर जाती हुई। और यदि पोल आपका साउथ पोल है तो साउथ पोल की वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड होगी, यानी उसकी तरफ आती हुई होगी। क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, हाँ। चलिए, एक आइसोलेटेड मोनोपोल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, तो ऐसा है कि अब हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, ये इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लेते हैं और ये इस बार मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस एम। इस मैग्नेट की जो लेंथ है, लेंथ को एक बार के लिए मैं 2L मान लेता हूं। कितना, 2L। यदि लेंथ को आपने 2L माना हुआ है तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो m इंटू 2L के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इधर किसी पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो बार मैग्नेट के सेंटर से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर। कितनी, x डिस्टेंस की दूरी पर। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के पहले, मतलब मैग्नीट्यूड निकालने के पहले एक बार डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पॉइंट P पर ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, वो कहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहां। दिस इज B ड्यू टू पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, मतलब कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव, या ऐसा मैं लिख दूं कि दिस इज नॉर्थ की वजह से ऐसी फील्ड। और इसी पॉइंट P पर ये साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, तो साउथ की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ बनेगी। दिस इज B ड्यू टू साउथ। बताइए किसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन तगड़ी होगी, तो नॉर्थ वाली फील्ड तगड़ी होगी क्योंकि नॉर्थ से सेपरेशन छोटा है। तो इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है B नेट, वो B नेट इस दिशा में होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। यदि यही आप इधर कहीं देख रहे होते तो यहां पर अब साउथ की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, नॉर्थ की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड वीकर, तो फिर से नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ ही होता। फिर इसी डायरेक्शन में तो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी कहाँ है, वो भी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि एक्सिस पे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही होता है। बिल्कुल सही बात है। तो याद कीजिए जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैट में होता था, बिल्कुल होता था, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपके पास ये ऐसा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, डाइपोल का ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। वहां पे भी आप डाइपोल में दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन 12 लेते थे, और वहां पर भी ये डाइपोल की एक्सेस पे किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही होता था। डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ। एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी ही तो है, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख लूं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दी एक्सिस कितना होता था, तो एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2kp अपॉन x क्यूब होता था, याद कीजिए, होता था ना। तो ठीक उसी तरीके से इस एक्सिस पे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑन दी एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट, ये 2, ठीक है, 2 की बजाय 2 लिख दिया। K जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट था, तो इस K की बजाय यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, K की बजाय लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई P
जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, उसी को हटाकर यहां पर अब ले आते हैं m वेक्टर यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये ठीक है। आप चाहें तो इसका डेरिवेशन, हाँ वही तो मैं बता रहा हूं कि भाई नॉर्थ की वजह से बनने वाली फील्ड तगड़ी है एज कंपेयर टू साउथ। नॉर्थ वाला दूर बना रहा है, साउथ वाला अपनी तरफ बना रहा है, रिजल्टेंट किधर होगा? नॉर्थ वाले की तरफ होगा। पूरे एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा। ओके, आप चाहें तो इसका डेरिवेशन घर में कर सकते हैं। ठीक है, क्या कीजिएगा, तो नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम सेपरेशन मान लीजिएगा, यहां से सेपरेशन होगा कितना, तो ये सेपरेशन x माइनस एल के बराबर होगा, और यहां से सेपरेशन कितना होगा, तो यहां से सेपरेशन x प्लस एल के बराबर होगा। एक मोनोपोल की वजह से बनने वाली फील्ड वाला फॉर्मूला लगाइएगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल की वजह से कितना है, चलिए मैं इसको भी लिख ही देता हूं। तो ये हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ वाले का पॉजिटिव अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर, और साउथ पोल वाले की वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। न्यूमरेटर में m इंटू 12, मतलब यहां पर ये तो एक अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है, ये रिजल्ट तब के लिए वैलिड है जब x इज मच मच ग्रेटर देन l। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, ऊपर m इंटू 12 आएगा, उसको कैपिटल M लिख दीजिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो ये तो एक्सियल पोजीशन पर बात हो गई। नेक्स्ट स्टेज हम लोग बात कर लेते हैं कहां, इक्विटोरियल पोजीशन पर। जैसे इक्विटोरियल पोजीशन पर यदि मैं यहां पे बात करूं कि ये वो पॉइंट है जो मैग्नेट के सेंटर से कुछ x डिस्टेंस नीचे, तो इस पॉइंट पर ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो भी फील्ड बनाएगा, ये जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो भी फील्ड बनाएगा। तो नॉर्थ पोल कहां बनाएगा फील्ड, तो नॉर्थ पोल अपने से दूर बनाएगा, दिस इज B ड्यू टू प्लस n, मतलब नॉर्थ पोल की वजह से। और साउथ पोल कहां बनाएगा, वो तो अपनी तरफ बनाएगा, दिस इज B ड्यू टू साउथ। इस पॉइंट पर दोनों की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यदि ये B है तो ये भी B है, तो फिर से क्या करेंगे कि यदि ये वाला एंगल आपने थीटा लिया है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और फिर से इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला जो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ये वाला भी एंगल थीटा होगा, तो ये B साइन थीटा और ये B साइन थीटा एक दूसरे को निपटा देंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 2B कॉस थीटा। तो चलिए आइए जरा देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैट में, याद है रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्विटोरियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्विटोरियल पोजीशन इज माइनस KP वेक्टर अपॉन x क्यूब होता है। तो क्या मैं रिजल्ट डायरेक्टली लिख दूं या डिराइव करूं, डेरिवेशन करना चाहें घर में कर लीजिएगा, मैं अभी के लिए सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्विटोरियल पोजीशन इज म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस साइन ऑब्वियसली m वेक्टर बाई x क्यूब। ठीक है, ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि डाइपोल मोमेंट तो ऐसा है साउथ से नॉर्थ, डाइपोल मोमेंट तो ऐसा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट से एग्जैक्टली अपोजिट है, इसीलिए माइनस साइन। चलिए, तो एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से किसी जनरल पोजीशन पर। सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा है कि ऐसा है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये यहां पर क्या है, ये एक बार मैग्नेट है ये, ठीक है, ये है बार मैग्नेट का साउथ एंड, ये है बार मैग्नेट का नॉर्थ एंड। ठीक है,
तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसा हो गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये तो हो गई भाई मैग्नेट की एक्सेस, एक्सियल पोजीशन, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। ये हो गया बार मैग्नेट का इक्वेटोरियल पोजीशन, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। ठीक है, अब ऐसा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इधर किसी पॉइंट पी पर निकालना है जो कि बार मैग्नेट के सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस की दूरी पर। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहला काम हम लोग ये कर रहे हैं कि ये, अच्छा ये जो एंगल है ये आर वेक्टर, ये आर वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, आर वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर रहे हैं कि अपने डाइपोल को ही रिजॉल्व कर लेते हैं। मैग्नेट का एक कंपोनेंट m cos थीटा है, मेरे कहने का मतलब है डाइपोल मूवमेंट का एक कंपोनेंट m cos थीटा है और डाइपोल मूवमेंट का दूसरा कंपोनेंट m sin थीटा है। ठीक है, ये जो m cos थीटा है ये आपके इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, r वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, m cos थीटा, और ये जो m sin थीटा है वो इस r वेक्टर से 90 डिग्री के एंगल पर है। r वेक्टर ऐसा है और ये m वेक्टर ऐसा है। बताइए ये वाली बात सही है? ठीक है, तो डाइपोल का वो कंपोनेंट जो r के अलोंग है उसे हम लोग m पैरेलल बोल रहे हैं, यानी कि m cos थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, और डाइपोल का वो कंपोनेंट जो m से 90 डिग्री के एंगल पर है उसे हम लोग m sin थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बताइएगा कि इस पॉइंट P पर डाइपोल का वो कंपोनेंट जो r के अलोंग है वो कहां मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इधर। वो तो अलोंग दी एक्सिस ही बनाता है, उसका नाम हम लोगों ने B पैरेलल रख दिया। और डाइपोल का ये कंपोनेंट जो r से 90 डिग्री के एंगल पर है, ये देखिएगा डाइपोल का ये वाला जो कंपोनेंट है m sin थीटा, वो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाएगा, तो डाइपोल मूवमेंट से एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में। इक्वेटोरियल पोजीशन पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल से तो अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना, तो बी परपेंडिकुलर उसकी वजह से, मतलब बी परपेंडिकुलर ये बनाएगा, बी पैरेलल ये बनाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट कहीं यहां आएगा। ठीक है, चलिए बी पैरेलल क्या लिखेंगे बताइए, बी पैरेलल डाइपोल के कॉस कंपोनेंट की वजह से है उसकी एक्सियल पोजीशन पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब के बराबर। लेकिन m की बजाय क्या लिखेंगे, m की बजाय लिखेंगे m cos थीटा, क्योंकि ये डाइपोल की वजह से थोड़ी फील्ड है, डाइपोल के कॉस कंपोनेंट की वजह से। तो m को किससे रिप्लेस कर दीजिए, m cos थीटा से, भाई r क्यूब, क्योंकि पोजीशन मैंने r से डिनोट कर रखा है। सिमिलरली इक्वेटोरियल पोजीशन पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब होता है, लेकिन m नहीं बल्कि m sin थीटा लिखना होगा। m नहीं क्या लिखना होगा, m sin थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट या नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज बी पैरेलल का स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90। क्या, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे 2kp अपॉन एक्स क्यूब था ना। ठीक है, तो ये लीजिए नेट मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 कहां से आ गया, तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा होता, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक साइड कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जैसा। अच्छा, आपको यदि ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं, थीटा की वैल्यू 0 डालिए। थीटा की वैल्यू 0 मतलब पॉइंट P कहां पर है, एक्सिस पे। तो एक्सिस पे ये कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 यानी कि 4 का अंडर रूट 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, या 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन पर चेक कीजिए, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर थीटा कितना होगा, 90, कॉस 90 कितना, 0, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, चलिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड
बी पैरेलल के साथ एंगल बना रहा है फाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो tan फाई इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर बाई बी पैरेलल, यानी कि tan फाई इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा होगा। थीटा आर वेक्टर और एम वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो इसी में यदि आपसे यह पूछा जाता कि मुझे एंगल बताइए, एंगल बिटवीन बी नेट वेक्टर एंड एम वेक्टर, कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है? तो डाइपोल मोमेंट से बनने वाला एंगल इस थीटा प्लस फाई होगा, थीटा प्लस फाई, यानी कि दिस इज थीटा प्लस फाई इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा आ गया। चलिए, तो आइए इसके आगे हम लोग एक छोटा सा सवाल बना लेते हैं कि ऐसे दो बार मैग्नेट हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है, आइडेंटिकल यानी कि दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है, ठीक है, और शॉर्ट बार मैग्नेट है। हमें क्या करना है? तो इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की जरा डायरेक्शन सोच लीजिए। तो ये जो पहला मैग्नेट है वो तो इधर इस पॉइंट पी पर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, मान लेते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है B1। ये जो दूसरा मैग्नेट है इसका नॉर्थ यहाँ है, तो ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, इसकी वजह से यहां पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगी, इसका नाम B2 ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये इक्विटोरियल पोजीशन पर है और इक्विटोरियल पोजीशन पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट ऐसा, डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां गया? नेट मैग्नेटिक फील्ड कहीं यहां आएगा, दिस विल बी बी नेट। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो बी नेट इज अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर होगा। B1 क्या है? तो B1 है 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई, ये आधा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है 2r, पॉइंट P मिड पॉइंट है तो M बाई आर क्यूब होगा। और B2 कितना होगा? तो B2 हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई आर क्यूब के बराबर, ठीक है। तो ये लीजिए बी नेट कितना हो जाएगा, रूट के अंदर डालिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो मैं सीधा लिख दूं ऐसा कि अंडर रूट 5 बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई आर क्यूब, ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं यहां से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो ये tan थीटा कितना होगा? tan थीटा इज B2 बाई B1 यानी कि 1/2। ओके, समझ गए? चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इधर, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कैसा है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल पड़ा है, ये है डाइपोल, ये दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। ये मैग्नेटिक डाइपोल का ये साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक डाइपोल का नॉर्थ पोल है, ठीक है। साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m। बताइए भाई, नॉर्थ पोल पर फोर्स कहां लगता है? इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना लगता है? तो पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इतना फोर्स लग रहा है प्लस वाले पोल स्ट्रेंथ यानी कि नॉर्थ पोल पर। तो साउथ पोल पर कितना फोर्स लगेगा और किधर लगेगा? तो साउथ पोल पर लगने वाला फोर्स फील्ड से अपोजिट दिशा में होगा, -mb के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि भाई डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है? तो डाइपोल पर नेट फोर्स है 0, डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है? 0, क्योंकि दोनों पोल्स पर काम करने वाला जो फोर्स है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट।
ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स है, ये फोर्स कपल कहलाता है। मतलब किसी बॉडी पर जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, तो ऐसे ही फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स कपल कहते हैं। ये ठीक है। तो इस फोर्स कपल की वजह से जो बनने वाला टॉर्क है उसके बारे में बात कर लें। तो इस फोर्स कपल की वजह से होगा क्या? तो ये मैग्नेट रोटेट कर जाएगा ऐसा, ये मैग्नेट रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा ऐसा, क्योंकि फोर्स कपल का मैग्नेट पर टॉर्क आ रहा है। कितना टॉर्क आ रहा है? तो टॉर्क की जो बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज आर क्रॉस एफ टॉर्क। यही आर क्रॉस एफ कहने का मतलब है आर एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ। आर एफ साइन थीटा में आर साइन थीटा को मैंने साइड कर लिया। ये आर साइन थीटा क्या होता है? तो जब कभी भी फोर्स कपल का टॉर्क लिखना हो तो आर साइन थीटा दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? तो पहले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, पहले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा। ठीक है, इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन ये रहा। तो यदि ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, तो L cos थीटा ये रहा, L sin थीटा ये रहा। तो परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या हो गया? L sin थीटा। यानी कि R परपेंडिकुलर की बजाय हम लोग लिख देंगे L sin थीटा, और फोर्स आइदर ऑफ द फोर्स है M इंटू बी के बराबर। मतलब किसी एक पर काम करने वाला फोर्स मल्टीप्लाइड विथ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि ये M इंटू एल क्या है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, कैपिटल M। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया एम बी साइन थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं टॉर्क वेक्टर इज M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या? क्योंकि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो M क्रॉस B से डिफाइंड है। टॉर्क ऐसा है, डाइपोल ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा। तो आप M वेक्टर की तरफ फिंगर अलाइन कीजिए और B की तरफ कर्ल कीजिए, तो सेंस, रोटेशन की सेंस ऐसी है। तो या तो टॉर्क बोलिए क्लॉकवाइज सेंस में है, वो भी चल जाएगा, या टॉर्क बोलिए प्लेन के अंदर है, वो भी चल जाइएगा, वो भी चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टॉर्क है, फोर्स कपल का टॉर्क, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि डाइपोल कहीं से हिंज्ड नहीं है तो रोटेशन कहां के अबाउट होगा? रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। तो आप लिख सकते हैं कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के बराबर होगा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है रोटेशनल डायनामिक्स। यदि आपने बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया, लेट से यहां के अबाउट आपने हिंज कर दिया, तो भी टॉर्क इतना ही रहेगा, एम बी साइन थीटा ही रहेगा। बस इसको आप इक्वेट करेंगे किससे? आई इंटू अल्फा से। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हिंज के अबाउट लेना है। ठीक है, चलिए तो क्या निकालना है? निकालना है टाइम पीरियड। तो एक काम करते हैं, डाइपोल को एक छोटे से एंगल से रोटेट कराया है। तो ये जो रोटेशन है ये किस सेंस में है? रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में, थीटा। तो थीटा यदि क्लॉकवाइज सेंस में है तो इस पर टॉर्क किस सेंस में काम कर रहा है? टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको करना है एम की तरफ फिंगर अलाइन, बी की तरफ कर्ल। तो एम क्रॉस बी तो इससे अपोजिट सेंस में आ रहा है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने रोटेट कराया ऐसा और टॉर्क आ रहा है इससे अपोजिट सेंस में। हाँ, इसका ठीक उल्टा यदि आपने डाइपोल को इधर की तरफ रोटेट कराया होता, यानी यदि थीटा इस सेंस में होता, तो फिर एम की तरफ फिंगर अलाइन कीजिए, बी की तरफ कर्ल कीजिए, टॉर्क इससे अपोजिट सेंस में आता। यानी टॉर्क डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट है, इसका मतलब है अल्फा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट होगा। तो ऐसे ही टॉर्क को रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। यानी ये एसएचएम तो करेगा, ऑसिलेट तो करेगा। ठीक है, चलिए इस पर काम करने वाला जो टॉर्क है वो टॉर्क है कितना? तो टॉर्क इज एम इंटू बी इंटू साइन थीटा के बराबर है। टॉर्क का यही फॉर्मूला है ना। लेकिन आपको सवाल में बता रखा है कि जो थीटा है ये थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, छोटा है। तो थीटा छोटा है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज थीटा। तो क्या हम लोग टॉर्क को लिख लें
कि टॉर्क इज m इंटू बी इंटू थीटा होगा, ठीक है। तो दिस टॉर्क इज I इंटू एल्फा। I मोमेंट ऑफ इनर्सिया है जो सवाल में दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको दे रखा है। तो दिस I इंटू एल्फा इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू थीटा। तो एल्फा की वैल्यू किसके बराबर है? एल्फा इज एम बी बाई आई इंटू थीटा के बराबर है। ये ठीक है। हम लोग जानते हैं ये अल्फा किसके बराबर होता है? तो अल्फा तो ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम की यही तो कंडीशन है कि अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहां से कंपेयर किया तो ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा आ गया अंडर रूट एम बी बाई आई। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, यानी 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है। अल्फा शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए, मतलब अल्फा इज समथिंग समथिंग इनटू थीटा आ गया। या एक्सेलरेशन, मतलब लीनियर एसएचएम में क्या होता था? लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन इज समथिंग समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट आता था, तो वही समथिंग समथिंग आपका ओमेगा स्क्वायर होता है। वैसे ही एंगुलर एसएचएम में अल्फा इज समथिंग समथिंग इनटू थीटा है, तो वही समथिंग समथिंग आपका ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि अभी तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ही चल रहा है। बस वहां पे हमारे पास जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल था जिसके लिए डाइपोल मोमेंट P था, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर दिया है। सब कुछ तो सेम ही है, सेम ही है। तो जैसे मैं सबसे पहले बात कर लूं अबाउट वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, ठीक है। किसी डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ता है? ये ऑब्वियसली कहां रोटेट कर रहे हैं? तो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऐसा है, देखिए कि ये हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल पहले ऐसा पड़ा हुआ था, जो इनिशियल एंगल है वो θ1 था। दिस इज इनिशियल पोजीशन। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस डाइपोल को घुमाइए और घुमाकर ऐसा ले आइए, ऐसा, सच दैट डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल θ1 से चेंज होकर θ2 हो जाए। दिस इज योर फाइनल पोजीशन। तो ऐसा करने में किसी एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है, आपसे वही वर्क पूछा जा रहा है। तो ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, मैं सीधा इसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, चलेगा ना? ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है, दिस इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है। यहां पे मैं बता दूं कि θ1 जो है ये इनिशियल एंगल है और θ2 इज फाइनल एंगल। समझ गए ना? ठीक है। याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसा ही फॉर्मूला था, इलेक्ट्रोस्टैट में बिल्कुल सेम ऐसा ही फॉर्मूला था। m की बजाय क्या था? p, b की बजाय क्या था? e। तो दिस इज pe cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2 होता है। यदि ये समझ आ गया तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा है कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डाइपोल पड़ा है जिसका डाइपोल मोमेंट है m, और m वेक्टर और b वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, वो एंगल है थीटा।
ठीक है, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो मैं फिर से यहाँ सीधा एक्सप्रेशन ही लिख रहा हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी यू है, इस यू का फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स ऑफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आप इसे लिख सकते हैं दिस इज माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। यहां से मैं दो अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात करता हूं। यदि ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल थीटा है वो थीटा कितना है, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का। तो इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ एम डॉट बी, या सीधा लिख दूं कि माइनस एम बी कॉस 0 यानी कि 1। अच्छा, थीटा 0 है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो एफ नेट या टॉर्क नेट तो 0 ही होगा, और एनर्जी मिनिमम है यानी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसका उल्टा होता यानी मैग्नेटिक फील्ड होता ऐसा और डाइपोल होता ऐसा, तो थीटा हो जाता 180। थीटा 180 होता तो अब भी टॉर्क नेट एफ नेट तो 0 ही होता, यानी ये है तो इक्विलिब्रियम ही, लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी के बराबर है। तो इस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये हुआ कि डाइपोल को यदि यहां से आप स्लाइटली रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो डाइपोल घूमकर इसी पोजीशन पर आ जाएगा, डाइपोल घूमकर इसी पोजीशन पे आ जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि डाइपोल को स्लाइटली रोटेट कीजिए, डाइपोल यहां घूमकर कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आइए इसके आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल बनाते हैं। सवाल ऐसा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल पड़ा है जिसका डाइपोल मोमेंट m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है। डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी बता दीजिए डाइपोल का मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी डाइपोल का आएगा कहां, जैसे ही आपने छोड़ा तो टॉर्क ऐसा लगा, टॉर्क ऐसा लगा तो अल्फा ऐसा लगा, अल्फा ऐसा लगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो लगातार बढ़ेगी। भाई ये ऐसा आना स्टार्ट हुआ, हाँ सही। तो ये जैसे ही आपने छोड़ा तो टॉर्क ऐसा, अल्फा ऐसा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, बढ़ते 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 जैसे ही यहां पहुंचा, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसा अलाइन हो गया, तो यहीं इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही इस पॉइंट के बियॉन्ड ये जाएगा तो अब इस पर ये इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, लेकिन इस पर टॉर्क ऐसा लगेगा, उससे ऑपोजिट सेंस में m क्रॉस b तो अब ऐसा हो गया ना। तो जिधर टॉर्क है उधर एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, ये सेम थीटा एंगल चलकर फिर रुक जाएगा। तो ये इन दो पोजीशंस के अबाउट लगातार ऑसिलेट करेगा, इन दो पोजीशंस के अबाउट लगातार ऑसिलेट करेगा। ठीक है, मोशन समझ आ गया क्या। तो हमसे तो मैक्सिमम ओमेगा पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम ओमेगा पूछा जा रहा है, तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। इन दो पोजीशंस के बीच मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। क्या लगा रहे हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यानी इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ये ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक कितना होगा, इनिशियल काइनेटिक होगा 0। इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा, तो इनिशियल पोटेंशियल इज एम बी, सॉरी एम बी नहीं, माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, फाइनल काइनेटिक कितना होगा, तो फाइनल काइनेटिक इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल इज माइनस एम बी कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो हाँ,
फाइनल वो पोजीशन ले रहे हैं जहां पर डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम सेंस में। तो ये एम बी कॉस ऑफ 0 इज 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा इज 2mb/i इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट। ये है हमारे पास ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म नेचर का है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह मैग्नीट्यूड में एक जैसा नहीं है। ओके, इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास ऐसा एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है। ये डाइपोल का साउथ पोल, ये डाइपोल का नॉर्थ पोल। जिस पोजीशन पर डाइपोल का साउथ है, मान लेते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड बी है। इस डाइपोल की लेंथ छोटी सी मान लेते हैं dx। डाइपोल की छोटी सी लेंथ क्या है? dx है। तो dx डिस्टेंस आगे बढ़ गए तो मैग्नेटिक फील्ड b से चेंज होकर के b प्लस db हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। यदि यहां मैग्नेटिक फील्ड b है तो यहां b प्लस db है। ठीक है, बताइए साउथ पोल पर फोर्स कहां लगेगा, कितना लगेगा? तो फोर्स इधर लगेगा और फोर्स की वैल्यू होगी m इंटू बी के बराबर। और नॉर्थ पोल पर फोर्स कितना लगेगा? तो m इंटू बी प्लस डी के बराबर। m क्या है? m पोल स्ट्रेंथ है। ओके, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स हो गया दिस फोर्स माइनस टाइम्स ऑफ दिस फोर्स, यानी m b प्लस डी बी माइनस टाइम्स ऑफ m b। ठीक है, तो ये m b कैंसल आउट हो गया। नेट फोर्स हमारे पास आ रहा है m db। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? तो dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब ये m dx क्या है? m dx आपका कैपिटल M होगा जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। m dx क्या होगा? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M के बराबर होगा। तो F नेट इज कैपिटल M इंटू dB बाई dx। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू dB बाई dx। लेकिन ये फॉर्मूला आपको सिर्फ तभी लगाना है जब डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग पड़ा हुआ हो, यानी कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है डाइपोल भी उसी दिशा में पड़ा है, तो फिर यही फॉर्मूला आपको लगाना है। अदरवाइज मतलब जनरल फॉर्मूला नहीं है ये। ठीक है, ये एक स्पेशल सिचुएशन का फॉर्मूला है।